ही व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दो लड़के जब मछली पकड़ने के लिए लेक किनारे बैठे होते हैं तो उनमें से एक अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए थोड़ा दूर चला गया और बेचारा ये सिंगल वाला वही मछली पकड़ता रह गया। लेकिन आज उसके कांटे में कुछ ऐसा फंस जाता है जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। वो पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश करता है और जब उसकी ये कोशिश रंग लाई तो उस लड़के का खून लाल से सफेद हो गया। सामने उसकी फिशिंग हुक में एक लड़की की सड़ी हुई खोपड़ी लटक रही थी। लयूर ने फौरन सब कुछ छोड़ा और अपने दोस्त जॉन को कॉल करके यहाँ आने को कहा, पर इतने में अचानक से उसी लेक से ढेरों फिशिंग रोप आई और लयूर के मुंह पर चिपक गई। उसमें लगे हुक उसके मुंह के आर पार हो रहे थे। वो बहुत कोशिश करता है किसी तरह करके खुद को निकाल ले, लेकिन जितनी ज्यादा ताकत वो लगा रहा था उसे उतना ही दर्द हो रहा था, क्योंकि वो हुक और बेरहमी से उसे दर्द दे रही थी। एक समय तो ऐसा आया कि वो पानी में ही खींचता हुआ चला गया और डूब गया। अब जब उसके दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिली तो वो अपने दोस्त के पास आया फिर पूछने के लिए कि उसने फोन क्यों किया था। भाई तभी फोन उठा लेता, कम से कम बेचारे की जान बच जाती। खैर देर आए दुरुस्त आए। जॉन आवाजें लगाता है लयूर लयूर कि तभी लयूर दूर लेक में दिखाई देता है। जॉन ने फौरन बोट निकाली और उसकी ओर बढ़ गया। वहां जाके वो उसे हाथ देकर ऊपर खींचने की कोशिश करता है। वो जितनी ही ताकत ऊपर खींचने में लगाता है उतनी ही वो काली शक्ति उसे नीचे खींचने में लगाती है। दोनों के बीच में वो बेचारा पिस गया। आखिरकार उसने उसे ऊपर खींचा और चैन की सांस ली। कम से कम उसने अपने दोस्त को बचा तो लिया, लेकिन आधा अधूरा। उसके नीचे का शरीर तो उस लेक में ही रह गया। इस बीच जब तक उसे अंदाजा होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हमने उसी खोपड़ी को वापस लेक में देखा और इस बार वो ठीक ठाक हालत में थी। वो इसे देख रही थी। अब जॉन का तो फ्लावर बन जाता है। फौरन वो अपनी बोट को स्टार्ट करता है और वहां से भागने लगा, लेकिन इतनी आसान नहीं है उसका अब यहाँ से भाग पाना। वो हाथ ऊपर आ गया और उसे पूरी बोट को पलट दिया। जैसे ही जॉन नीचे पानी में गया हमने उसी पलटी हुई बोट पर एक औरत को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी। अगर आप में से कुछ लोग इसे नहीं पहचानते तो मैं बता दूं, इससे पहले हमने एविल डेड राइज में तब देखा था जब उसी बिल्डिंग में इसके अंदर एविल घुस गया था और फिर ये अपने कजन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ इसी लेक किनारे आई थी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। पर कुछ ही देर के अंदर इसने अपने कजन टेरेसा का सर अलग कर दिया और उसके बॉयफ्रेंड को बड़ी बुरी हालत कर दी। तब से वो अभी तक जिंदा है और अब बारी है जॉन की। जेसिका अपने हाथों मोड़ना शुरू करती है और तब वो पूरा लेक ठंडे पानी से गर्म पानी में तब्दील हो जाता है। कुछ ही पलों के अंदर पूरा लेक उबलने लगता है किसी अंडे की तरह, जिसमें जॉन की पूरी खाल उसके शरीर से उतर जाती है। वो बड़ी दर्दनाक मौत मारा जाता है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डीमन के अंदर कितनी शक्तियां हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। इस कहानी में कुछ ऐसे सीन आएंगे जो आपको रूह तक झकझोर कर रख देंगे। दूसरे सीन में हमने एक लड़के को देखा जो अपने दादाजी की किताब को पढ़ रहा है, जो पुराने इतिहासकार थे। उन्होंने डीमन और उनके बारे में काफी कुछ चीजों को अपनी रहस्यमय किताब में लिख रखा है, जिसे पढ़ना भी अपने आप में एक बहादुरी का काम है, क्योंकि जब जब इसे पढ़ा गया है तब बहुत बुरा हुआ है। इस बुक को नेक्रोनॉमिकॉन का नाम दिया गया है। बेंजामिन ने खास लोगों से मना किया था कि इसे कोई ना पढ़े, लेकिन ये कुछ लोगों के हाथ लग गई थी जिन्होंने इसे पढ़ दिया, जिससे खुल गया नरक का दरवाजा। जोसेफ कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनता है जो उसी के दादाजी ने रिकॉर्ड की थी। उसमें सुनने पर हमें पता चला कि बेंजामिन ने तो रहस्यमय चाकू भी ढूंढ निकाला था, जिसे कुछ पुराने लोगों ने भी बहुत ही शक्तिशाली तंत्र मंत्रों से बनाया था, जिसे बेंजामिन ने इस्तेमाल करके उस दानव को वापस नरक में भेज दिया था और बाद में उसे सील करके उन्हें राख कर दिया। साफ शब्दों में वार्निंग भी दी थी, अगर किसी ने उसे वापस सील को खोलने की कोशिश की तो उसकी महक से वो दानव सूंघ लेगा और फिर से खुल जाएगा नर्क का दरवाजा। जोसेफ के अंदर वो सुलेमानी कीड़ा जाग गया। उसे अब डैगर को देखना था, इसीलिए वो उसकी तलाश शुरू कर देता है। उसके हाथ लगा एक सील पैकेट जिसके अंदर रखा था वही चाकू। यहाँ उसने उसे खोला और वहां वो दानव जाग गया। कुछ दिन बाद हमें जोसेफ को फिर से देखा उसके बड़े भाई विल के क्लब में, जहां वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा था। विल के साथ उसकी बीवी एलिस भी थी, जो उस क्लब का कैश काउंटर संभालती है। विल अपने भाई को एक पेन गिफ्ट में देता है और उसे कहता है कि उसे अपनी किताब जल्दी खत्म करनी चाहिए। अभी तक चीजें एकदम सही थी, पर हमें पता चलता है एलिस और विल के बीच में चीजें कुछ ठीक नहीं है। उन खराब चीजों को और खराब कर देती है एलिस की एक हरकत, जब वो जोसेफ से गले मिलते मिलते उसे किस कर लेती है। ये चीज इस आग में घी डालने का काम करती है। पर सिर्फ यही नहीं, विल चाहता है कि वो बच्चा करे, लेकिन एलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे तो अभी अपनी जिंदगी जीनी थी। अब दोनों की बहस इतनी ज्यादा शुरू हो गई। विल उसे कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो एक लड़की के लिए ठीक नहीं होते और एलिस उसे गो टू हेल बोलकर वहां से चली जाती है। विल भी गुस्से में कार लेकर वहां से निकल गया। जब वो बीच रास्ते में पहुंचा तो उसकी मुलाकात हो गई हेल से आए मेहमान से,
नशे में धुत उसे कुछ दिखा नहीं, इस कारण उसकी कार टकरा गई। कार अल्टी पल्टी मारती हुई आ गिरी जंगल में काफी अंदर। जेसिका भी उसी कार में अटकी हुई थी और कुछ इस तरह से अटकी थी, उसकी गर्दन ही सिर्फ अंदर थी और उसने विल से बोला कि हमने तुझे ढूंढ लिया, अब चल अपने फैमिली के पास लेकर चल मुझे। इतना कहते उसकी गर्दन काट कर उसने अलग कर दिया और दूर जा गिरी, पर जान अभी उसमें बाकी थी। ये सब तो हलवा है दोस्तों डेमन लोगों के लिए। जेसिका ने हंसना शुरू किया और कार आग में झुलसने लगी। बेचारा विल उसी के अंदर फंसा ही रहा और जिंदा जलकर मारा गया। 2 दिन बाद जब उसका फ्यूनरल होना था तो एलिस का बिल्कुल भी मन नहीं था वहां जाने का। वो अपने घर पर थी, आग के सामने ही, मतलब की पीक डिटेलिंग। अब उस दिन के बाद से उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। फ्यूनरल में उसे जाना ही था, इसीलिए वो उसी हाल में निकल गई। वहां पहुंचकर उसे थाई मिली, जोसेफ की गर्लफ्रेंड, जिसने उसका थोड़ा मोड़ा सा हुलिया ठीक किया। यहां हमने मैक्स को भी देखा, विल के पिता। सब लोग एलिस को काफी करीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो ही कातिल हो। अंदर जाने पर सभी ने एक एक करके अपनी फ्यूनरल स्पीच दी। एलिस ने तो कोई स्पीच ही नहीं दी क्योंकि उसने तैयारी नहीं करी थी। इधर मैक्स अपने बेटे को राग बनने से पहले एक आखिरी बार अलविदा कहना चाहता है, इसीलिए वो अकेले में उससे मिलने गया। उन्होंने उसे माफी मांगी कि वो उसे बचा नहीं पाया, फिर थोड़ा समय वहां बिताकर लौटने लगे। लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे कॉफिन के अंदर से कोई नॉक कर रहा हो। वो भी हैरान, अबे ये क्या बवाल चीज है। पहले तो वो गेट की तरफ देखते हैं कहीं कोई उन्हें बुला तो नहीं रहा है, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने नोटिस किया कि ये नॉक कॉफिन के अंदर से आ रहा है। क्या विल जिंदा है? एक बेबस बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही होगी। उन्होंने रॉड से उस कॉफिन को तोड़ना शुरू किया और चिल्लाते रहे, बेटा मैं तुझे बचा लूंगा। पर दोस्तों जैसे ही कॉफिन खुला, एक जलता हुआ हाथ आया और मैक्स के हाथ को पकड़ लिया। उस थोड़ी देर के लिए मैक्स की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई, लेकिन तभी वहां एक स्टाफ का लड़का आया। जब उसने ये मंजर देखा तो उसके कानों से खून आ गया। अपने आखिरी लम्हों में उसने बस खुद को गाली दी कि आखिर वो मुर्दा घर में क्यों काम करता है। मैक्स के सामने उस डीमन ने उस लड़के के चीथड़े कर दिए और वो एक कोने में बैठकर ये सब कुछ देखता रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जरा उसकी आंखों पर गौर कीजिए, अब वो बदलने लगी है। बाकी तो आप समझ गए होंगे। बाकी के लोग उस घर में पहुंच गए जहां ये फैमिली रहा करती है। इस घर में एलिस और विल की शादी भी हुई थी और यहीं पे बेंजामिन की मौत भी, एक बीमारी के कारण। और यही वो चीज भी है जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ था। अब यहाँ बेंजामिन के कुछ सामानों को पड़ा था तो उसकी मॉम जोसेफ को सुनाने लगती है कि अभी तक तुमने इन सामानों को फेंका क्यों नहीं। उसने बताया कि वो एक किताब लिख रहा है दादाजी के रिसर्च की मदद पर, लेकिन उसके मॉम उसके दादाजी को विलन बना देती, ये कहकर कि वो सही इंसान नहीं थे, उन्होंने जिंदगी भर इस बुरी और बकवास चीजों में अपना समय बर्बाद किया। अब तुम भी उन्हीं की तरह मत बन जाना। जब माँ बीमार हो रही थी तब वो भी एक अजीब से डैगर को ढूंढने में लगे थे और जिस कारण उसकी माँ की ऐसी हालत हो गई। उसने गुस्से में बैग में सारा सामान रखा और बोला कि जाकर इसे बाहर फेंक दो। नीचे एलिस और थाई दोनों ही दादी जी को रोक रही थी क्योंकि वो बाहर जाने की जिद कर रही थी। इस चक्कर में बेचारी एलिस ने एक थप्पड़ भी खा लिया। अब इतने में वहां मौका आकर उसे लिफ्ट से ऊपर भेज देती है। क्योंकि उनकी एक टांग नकली है हॉकी की, वो काफी शौकीन है, खेलते टाइम टूट गई थी। वहां जोसेफ उस बैग को लेकर गैराज में रख देता है। उस दौरान उसे अपने डैड दिखे वहीं पर, जो बड़ी ही अजीब तरीके से किसी चीज को ठीक कर रहे थे। वो चीज चेन सॉ थी। वो अपने डैड को आराम करने को कहता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, पर उसकी बातों को अनसुना कर वो नीचे बेसमेंट में चली गई जहां वो चेनसॉ में पेट्रोल डालते हैं। उसी समय उन्हें विल की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था हमें अंदर आने दो, अब और इंतजार नहीं हो रहा है प्लीज। मैक्स वहीं पड़ा एक चाकू लेकर खुद के हाथ को काटने के लिए आगे बढ़ता है, पर शुक्र है कि एलिस का। उसी समय वहां वो आ गई। उसने जब मैक्स को इस हालत में देखा तो चाकू अपने पास रख लिया। मैक्स ने जब होश संभाला तो बोला कि इस बारे में किसी को मत बताना। अब लंच से पहले सभी विल और एलिस की मैरिज वीडियो को प्ले करते हैं और देखने में लग गए। मौका ये देखकर काफी खुश थी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वीडियो प्ले करने वाला प्लान बहुत ही बेकार था क्योंकि यहीं शुरू हो जाती है महाभारत। मौका का कहना था कि एलिस अब उसके बेटे का वो क्लब संभालेगी जो कि वो संभालते हुए आ रही थी, लेकिन वो साफ इनकार करती है ये कि वो पेरिस जाने वाली है अपने डैड के पास। तभी अचानक से मैक्स की तबीयत धीरे धीरे बेकार होती जा रही थी। एलिस ने उसके पास रखे चाकू को धीरे से अपने पास रख लिया। इतने में मैक्स ने सारा इल्जाम जोसेफ के ऊपर डाल दिया। उसने क्यों नहीं रोका कार ड्राइव करने के लिए, जबकि वो शराब पी रखी थी। उसने वो बोला इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारी लड़ाई एलिस और विल के बीच थी। अब एलिस भी भड़क गई थी, इसमें मेरा नाम क्यों डाल रहे हो, मेरा कोई कसूर नहीं है। तब तक मैक्स ने एलिस के हाथों को देखा तो पता चला कि उसने वेडिंग रिंग नहीं पहनी है। इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। बहस अब पूरी उफान पर थी। मौका ने बोल दिया कि बस करो पापियो। ऊपर से एलिस ये सब कुछ देख रहा था और तब मैक्स ने कहा कि ऊपर से वो नीचे से ही देख रहा है। इतना कहती उसने पास खड़े कुत्ते को
को बड़ी बेरहमी से चाकू से मार डाला। जोसेफ भागते हुए उसके पास गया उसे बचाने के लिए, तो उसने उस पर वाइन की बोतल दे मारी। कुछ देर बाद कुत्ता अपना दम तोड़ता है। मैक्स भी बेहोश हो गया। थाई और जोसेफ दोनों मैक्स को लेकर फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सब कुछ काफी पैनिक मोड में था कि इतने में अचानक से मैक्स जाग गया। उसकी आंखें पूरी शैतानी हो चुकी थी, शरीर अब खुद के कंट्रोल में नहीं था। जोसेफ तो अपने पिता का हाल देखकर कांप गया था कि तभी वो उसके ऊपर कैंची से हमला करना शुरू करते हैं, जिससे जोसेफ उसकी ड्रेसिंग कर रहा था। उस कैंची से उसके फेस पर कई बार हमला करते हैं। जैसे तैसे करके जोसेफ ने उसे वो खींच ली, उसे वो कैंची छीन ली, तो फिर उसे चलती हुई कार में उसकी चाबियां निकाल लिया। उसी चाबियों से उसके फेस को खराब करने लगा। शायद उसे उसका फेस कुछ खास पसंद नहीं आया। अब थाई ने अपने हाथ पैर मारे जिसे वो कार से बाहर निकल जाए, तो उसने गेट इतनी जोर से बंद किया कि उसके हाथ की 4 उंगलियां कट गई। बाद में थाई को रियलाइज हुआ, अरे मेरी उंगलियां कहाँ गई यार। अब जाकर जोसेफ डैशबोर्ड में रखी बंदूक निकाल लेता है। अपने पिता की गन पट्टी पर लगा दी, चलाने की हिम्मत पैदा नहीं कर पाया, और इधर से थाई बोलती है बार बार की गोली चलाओ। उधर से मैक्स उसे चैलेंज करता है, चला कर दिखा बेटा। इन्हीं सब के बीच में उसने फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे कर दिया और पूरी कार में स्मोक हो गया। इसी का फायदा उठाकर जोसेफ बाहर भाग गया, पर बेचारी थाई वहीं रह गई। वो अंदर से जोसेफ को पुकारती है, पर वो बाहर खड़ा उसकी रेल बनते हुए देखता रहता है। मैक्स ने सीट रेज उखाड़ ली और फिर उसे उतनी बुरी तरह से मारा कि वो उसके फेस के आर पार हो गई। अब ये जो चीज मैक्स के अंदर थी वो ट्रांसफर हो गई थाई में। जोसेफ तो जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला, लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है। मौका और एलिस ने कुत्ते को घर के पीछे दफना दिया। इसके बाद वो गैराज में गई। जब वो उस कूड़े को बाहर फेंकने जा रही थी, उसमें वो वही किताब बाहर गिर गई। वही किताब थी जिसमें सब कुछ लिखा, यानी कि सब कुछ। एलिस के अंदर भी कीड़ा रेंग गया। उसे उस किताब को पढ़ना शुरू किया। हर एक पन्ने पर एक नई चीज लिखी थी जो आज से पहले एक जमाने में हो चुकी है। जैसे 1883 में एक घर में कुछ लोगों को 4 लाशें मिली थी जो कुछ इस तरह से मरी पड़ी थी जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता कि वो जिंदा है या मर गई। उस रिसर्च में भी बेंजामिन था। और फिर साल आया 1900 का, जब बेंजामिन के हाथ ये किताब लगी जिससे द सर्कल ऑफ वाइस मैन के लोगों ने लिखा था। फिर उसे पूरा किया बेंजामिन ने। जब उसने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें छपा था वही डैगर जिसे 1983 में बेंजामिन किया था, जिसे द सर्कल ऑफ वाइस मैन ने ही बनाया था। पर उसे और ताकत दी बेंजामिन ने। किताब का आखिरी पन्ना जब उसने देखा तो वहां एक चेतावनी थी, इस पन्ने को कभी मत पढ़ना वरना वो जाग जाएगा। पर एलिस के अंदर वो कीड़ा था और सब कुछ होने के बाद भी उसने वो 4 शब्द पढ़ना शुरू किए। हर एक पन्ने के बाद हम साफ देख पाते हैं एविल कितनी तेजी से उसके पास आ रहा है। इससे पहले कि वो आखिरी वर्ड पढ़ पाती, जैक ने उसके ऊपर झपट्टा मार दिया। अभी वो कुछ देर पहले दफन करके उसे आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने 4 वर्ड पढ़े ही नहीं थे तो ये कैसे जाग गया। तो दोस्तों एविल तो पहले ही जागा हुआ था और इनके पास ही मंडरा रहा था। उसे बस किसी तरह से घर के अंदर आना था। अब जैक से छुटकारा पाकर वो तुरंत घर में घुसी। सामने खड़ी थी मौका। उसने पूछा तुम्हें क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपके डॉग ने मेरे ऊपर हमला किया। अब मौका के कान खड़े हो गए। इतने में जोसेफ भागते हुए आया और वो भी डरा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, दरवाजे पर कोई नॉक होता है। अब सभी के अंदर खुजली थी उसे खोलने की, मतलब खिड़की से भी तो देख सकते थे। खैर अब जब खोल दिया तो भुगतो। दरवाजे पर खड़ी थी थाई। अपने मुंह पर फंसे हुए सीट रेजर को उसने निकाला। अपने मुंह पर फंसे सीट रेजर को लेकर उसकी ऐसी हालत को देखकर सभी की धड़कन रुक गई। आखिर उसे हो क्या गया है? अब अंदर आने पर वो सबसे पहले तो जलती हुई कैंडल को पी लेती है। उसके बाद झपट्टा मारी मौके पर। अब दोनों ने उसे खींचकर अलग कर दिया, फिर ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दिया। अब बाकी के लोग फौरन उस घर से भागने के लिए बाहर आए। देखा कि बाहर तो मैक्स खड़ा है अपने कुत्ते के साथ। उसके हाथ में बंदूक है और वो इन्हीं की तरफ तान कर खड़ा है। सबको लगा वो इन्हें मार देगा, पर असल में सच्चाई कुछ और ही थी। वो अपना ऑरा दिखाने के लिए खुद पर 3 बार गोली मारता है, जिससे उसकी खोपड़ी के 3 हिस्से खुल जाते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो इन्हें बता सके कि देखो, जब ये गोली मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती तो तुम लोग मेरा क्या ही उखाड़ पाओगे। अंदर बेचारी बूढ़ी दादी बेसमेंट के गेट से लगातार आवाजें आ रही थी। वो जब चेक करने के लिए उसके पास गई तो देखा कि गेट पर एक होल है। वो करीब गई। अचानक उस होल में डरावनी आंखें दिखी। ये थाई थी। वो उससे कह रही थी कि मुझे बाहर आने दो। आप बताओ ये बेवकूफ बुढ़िया ने क्या किया होगा। इसने गेट खोल दिया और वो आ गई बाहर। इधर ये लोग भी भागते हुए घर के अंदर आया। एक और परेशानी थी, इनमें से किसी के भी फोन में कोई सिग्नल नहीं था जिससे ये पुलिस को कॉल कर सके। अब इसमें पुलिस क्या ही करेगी आके। ये कहानी तो डीमन और इंसानों के बीच की है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है घर का घमासान। थाई उस घर को जलाने के लिए पूरे घर में पेट्रोल डालने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देख एलिस और जोसेफ देख लेते हैं। उन्हें समझ में
में आ जाता है कि अब उन्हें लड़ाई मोड़ लेनी होगी वरना समय निकल जाएगा। इसीलिए जोसेफ उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे देख हंसने लगी। अबे तू लड़ेगा मुझसे? अपनी अकाउंट से पैसे तो तू निकाल नहीं सकता, और बढ़ाया मुझसे लड़ने। बेचारा जोसेफ मरने के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे ताने मार रही है। क्या ही बदनसीब बंदा है ये। और जब वो उसे आगे बढ़कर मारने के लिए उसे सामने अचानक वो गायब हो गई। जोसेफ तो वहीं फ्रीज हो गया। तो वहां से वो अचानक नीचे आई और सीधा मौका पर हमला कर दिया। वो बार बार उसे डैगर मांग रही थी। अभी भी जोसेफ फ्रीज ही था। उसकी भाभी और माँ दोनों ही तड़प रही हैं, उससे लड़ रही हैं, लेकिन वो अभी भी वहां खड़ा है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो वहीं रखा चाकू उसने उठा लिया। थोड़ी बहादुरी दिखाई थाई ने कुछ इस तरह से उसे डराया कि वो सीधा जा गिरा चाकुओं के सेट पर। उसकी बैग पूरी तरह से अकड़ गई। इतना ज्यादा उसे दर्द हो रहा है। अब ये देखकर तो खुद जोसेफ की हालत भी टाइट हो गई। इसके बाद अब वो दादाजी के पास गई जो बेचारी ऊपर जा रही थी लिफ्ट से, लेकिन उसने उसे रोक दिया और शुरू कर दी उनकी रैगिंग। उसने उनके नकली दांतों को निकाला, फिर अपने मुंह में लगा लिया और हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ देर बाद उसे वापस कर दिया। यानी कि वो शक्तियां उसके अंदर ट्रांसफर हो चुकी हैं। इतने में वहां पर एलिस ने आकर उस पर दादी जी की नकली टांग से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी और बची कुची कसर आकर जोसेफ ने पूरी कर दिया। उसने टूटी हुई टेबल से उसके मुंह का कीमा बना दिया, जिसे आखिरकार उसे छुटकारा मिल ही गया। अपनी इस चीज पर उसे खुद पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उसने ये कैसे कर दिया। जब चीजें थोड़ी शांत हुई तो एलिस ने पूछ लिया कि आखिर ये वाइस मैन है क्या। जोसेफ ने उसे सारी कहानी बताई। अब यहाँ एलिस ने भी उस किताब को पढ़ रखा था तो उसे कुछ ही देर में पूरी कहानी पता चल गई। अब वो उसे बता देता है कि वो डैगर ऊपर एटीक में है जिसे ये ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि उसे इनका खात्मा भी हो। ऊपर दादी जी को नींद की गोली देकर मौका सुला रही थी, पर वो बार बार ये कहती रहती है कि बेड के नीचे कोई है। जब वो बेड के नीचे देखती है तो वहां कुछ नहीं था। अब दादी जी आंखें बंद कर ली और वो भी कमरे से बाहर आने लगी। ठीक उसी समय मौका को उसकी माँ उसे नाम से पुकारती है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये चीज 35 सालों बाद हुई थी। पीछे दादी जी खड़ी थी, लेकिन अब उनमें एविल घुस चुका है। लेकिन मौका का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। वो बस ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो उसकी माँ ठीक हो चुकी है। वो रोते हुए उसे गले से लगाती है और अपनी बेटी से बोलती है, एक बार फिर हम फिर से एक हो सकते हैं। हमारा रूठा हुआ परिवार एक साथ आ सकता है। बस तुम्हें मैक्स को अंदर आने देना है। मौका पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुकी थी। वो एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो सारी चीजें बदल देगा। उसने जाकर उस खिड़की को खोल दिया जिससे बाहर मैक्स खड़ा था। अपनी फूटी हुई खोपड़ी को लेकर आने से पहले उसने उसे किस किया और अपनी श्रापित खून को उसके शरीर में डाल दिया। फिर वो इस घर में प्रवेश कर गया, यानी कि अब होगा मौत का खेल। मैक्स ने मौका से ये कहा कि वो जोसेफ को कुछ नहीं करेगा, बस वो उसे डागर लाकर दे दे। अब जब वो डागर मांगने गई तो वो बार बार हम करके बात कर रही थी, जिससे वो समझ जाता है। इसीलिए उसने इनकार कर दिया। इतना सुनते वहां मैक्स आ गया, जिसने पहले तो उसे उठाया और दे मारा एक रूम के गेट पर, जिससे अंदर छुपी हुई एलिस जो अपना मुंह बंद करके छुपी थी, वरना उसका भी यही हाल होगा। वो उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि पूरा घर तहस नहस हो जाता है। बीच में अगर मौका भी आती तो वो उसे भी मारता था। इन्हीं सब के बीच एलिस धीरे से वहां से भागने की फिराक में थी, लेकिन ठीक उसी समय ऊपर से गिरता हुआ जोसेफ ने उससे कहा, तुम जाकर उस डैगर को ढूंढो इनसे पहले, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब एलिस अपने काम पर लग जाती है। उसने उसी चेन सॉ को उठाया जो पहले मैक्स ने उठाया था, लेकिन इतनी मारपीट के बावजूद भी कोई मर नहीं रहा था। बड़ी ही अजीब बात है। अब ऊपर जा रही एलिस पे दादी जी ने हमला बोल दिया। वो उसे बड़ी बुरी तरह से मारने के बाद उसके सर को उसी चेन सॉ पर रख देती है और पास खड़ी मौका से कहती है कि बटन दबाओ, यही हमारे परिवार को तहस नहस करने वाली है। सब इसी का बिगाड़ा हुआ है। मौका आगे बढ़ने लगती है। उसी समय एलिस को दिखी एक पेन। अब वो दादी जी पहले उठाती, उससे पहले उसने उसे उठा लिया और घुसा दिया उसके कान में। बहुत ही दर्द भरा सीन था, पर इससे भी ज्यादा दर्द तो तब होगा जब वो उसे बाहर निकालेगी। अब इससे पहले कि मौका बटन दबाती, एलिस ने एक फ्रेम घुसा दिया दादी जी के मुंह में और भेज दिया नीचे। तभी उसकी नजर पड़ी जोसेफ पर, जिसे मैक्स ने मार डाला था। अब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। शुक्र है कि वो उसे लेकर बाथरूम में चली गई, जहां वो अपने कान से उस पेन को निकाल लेती है, लेकिन इंक अंदर रह जाती है। और भी ज्यादा वो दर्द दे रही थी। तब उसने उसे बाहर निकाला और इस दौरान मौका बार बार उसे कोसे जा रही थी, पर वो तो ऊपर की सीलिंग तोड़ने में लगी थी उसी चेन सॉ से। लेकिन दोस्तों उसी समय मौका के अंदर आ गई वो एविल, जो उसे उल्टा करके लटका देता है और खुद ऊपर की सीलिंग पर चिपक जाता है। एक समय पर तो ऐसा लगा कि वो मरी जाएगी, लेकिन अंत में एलिस के हाथ लगा वो चेन सॉ, जिससे उसने उसे हजारों टुकड़े कर दिए और फिर पहुंच गई एटीक, जहां पर वो उसे वो डैगर मिल गया जिसने सबसे पहले शिकार बना खुद जोसेफ, पर वो भी उसके पास ही आ रहा था। इसीलिए वो खिड़की से बाहर जाने लगी, लेकिन गलती से उसके हाथ से वो डैगर नीचे गिर गया। अब बस उसके पास वही चेन सॉ है जिसे लेकर वो चिमनी में उतर गई। पीछे से आ रहे मैक्स का पूरा चेहरा छिल गया और फिर उसने पूरे घर में आग लगा दी। एलिस पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि ऐसा कुछ वो कभी भी नहीं करना चाहती थी, पर उसने ये करने पर उसे मजबूर कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकली, उस पर मैक्स के कुत्ते ने हमला किया। उसने उसी डैगर से उसका खेल खत्म कर डाला। अब जाकर उसे चैन की सांस आई, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि अभी भी वो जिंदा है। कौन? विल था।
वो उसे कहता है कि तूने मुझे बद्दुआ दी थी ना, गो टू हेल, अब मैं तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा उसी हेल में। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लगा। एलिस भी वहां से भागते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गई, पर विल वहां भी पीछे आ चुका था। उसने उसे धक्का देकर एक गड्ढे में ढकेल दिया और फिर उसी गड्ढे में सीमेंट को भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वो गड्ढा भरने लगा और तब विल भी उसी गड्ढे में आ गया डैगर लेने के लिए, पर धोखे से एलिस ने उसे बेवकूफ बना दिया। उसने नकली चाकू फेंक कर उसे नीचे कूदा दिया, लेकिन वो इतनी आसानी से कहां जाने वाला था। लेकिन एलिस भी उसका पूरा खेल खत्म करके ही भागेगी। अब फाइनली वो उस डैगर को उसमें घुसा देती है और यहाँ एविल उसे इमोशनली तोड़ने की कोशिश करता है। और तब एलिस ने क्या बोला आप जानते हैं, गो टू हेल। तो कुछ इस तरह से उसने पूरे परिवार को खत्म कर डाला। अब सुबह हुई, पुलिस ने उसे बुलाया। जब उन्होंने उसे पूछा कि यह हालत उसकी किसने की, तो एलिस ने जवाब दिया, मेरे हस्बैंड ने। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन अभी ये पोजीशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दादी जी तो अभी बची हैं। अपनी एक टांग के साथ वो घसीटती हुई रोड पर आई, जहां उसने एक लड़की को स्क्रैच मार दिया। हो गई वो शक्ति फिर से ट्रांसफर। यानी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। ये भूलना मत, डैगर अब एलिस के पास है। आगे क्या होता है हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।